ये दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? यस सर। तो हम लोग डीएनए पढ़े हैं कल ही, और आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसा होता है स्ट्रक्चर और क्या क्या उसके जो है वो टाइप्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उसको इमेजिन करना था राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को। अगर राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर पता है तो लगभग सभी कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आरएनए के स्ट्रक्चर में उन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ कि क्या शुगर होता है और क्या न्यूक्लियोटाइड होता है और कैसा फॉस्फोरिक एसिड होता है, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को देख लिया था। सिर्फ और सिर्फ शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो 2 प्राइम पे था उसका बस जो है वो डिफरेंस होता है, अदरवाइज बाकी की सारी चीज़ें जो थी वो समान होती है डीएनए और आरएनए की संरचना में। और दूसरे जो डिफरेंसेस है वो तो अभी हम लोग कवर कर ही लेंगे, लेकिन जो बैकबोन होता है, जिस बैकबोन के कारण जो आरएनए बना होता है, वो संरचना जो है समान होती है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम में जो डिफरेंस था राइबो और डीऑक्सी के नाम से, वो भी सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आरएनए बोलेंगे तो वो नाम बदल जाएगा और डीएनए बोलेंगे तो नाम बदल जाएगा। हालांकि आखिरी साइड का पता हो तो याद रहता है, क्योंकि इधर तो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज ये लगाना रहता है, तो उनमें नहीं जाते हैं। तो आरएनए भी एक तरीके के न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, और ये भी उन्हीं तीनों चीजों से मिलके बने हुए हैं, फॉस्फेट से, नाइट्रोजनस बेस से, शुगर हो गया राइबोज शुगर। हमारे शरीर में या शरीर नहीं बोलूं क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो है वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को एक बात बहुत क्लियर होना चाहिए। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब होगा, जब एक ही कोशिका होगी, जैसे बैक्टीरिया का होता है या ईस्ट का होता है, तो वहां पर जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा भी जीन में कुछ बदलाव होता है, थोड़ा सा भी, तो पूरा का पूरा समझो उनके लिए तो एक कोशिका मतलब एक शरीर जैसा हो गया, तो उनके पूरे के पूरे लाइफ में फर्क पड़ जाता है। बट जैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे हमारी तरह, या पौधों की तरह, या इसी तरीके से कोई भी जानवरों की तरह, तो क्या होता है कि वहां पे किसी एक कोशिका में कुछ फर्क पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक या दो कोशिका, हमारे शरीर में रोज हजारों कोशिकाएं मर जाती हैं, तो उनके उससे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उतनी ही नहीं आ जाती हैं। तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसमें एक सेल की डेथ होती है, एक कोशिका मरती है। लेकिन जब मल्टी सेलुलर हम जैसा कोई ऑर्गेनिज्म, जब उसकी डेथ हो रही है, तो उसमें एक कोई वाइटल प्रोसेस है वो इनहिबिट होता है। जैसे किसी का सांस लेना रुक गया, तो कोशिका मरी ना मरी उससे फर्क नहीं पड़ता है। या मान लो ब्रेन में जो है ऑक्सीजन जाना बंद हो गया तो भी, या हार्ट हार्ट जो है काम करना बंद कर दिया, किसी का लीवर काम करना बंद कर दिया, तो कोई एक वाइटल प्रोसेस, क्योंकि जितने भी ऑर्गन होते हैं सबका एक प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग कोशिका के अंदर की बात करें, तो हम लोग को इमेजिन करके चलना है। जब तक मैं बोलूं कि इसमें एक लाइफ या इस तरीके की कोई चीज, तो सिर्फ एक कोशिका की कल्पना करके चलना है, उस कोशिका की जिंदगी। ठीक है, एक इंसान की जिंदगी नहीं होगी, एक कोशिका की जिंदगी, लाइफ ऑफ अ सेल, उसको जो है इमेजिन करते रहना है। तो एक लाइफ जो सेल की होती है, तो वो सारी की सारी उस सेल के अंदर चल रही जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, चाहे तो वो मेटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक, किसी भी तरीके के जो रिएक्शन है, उन रिएक्शंस के कारण होती है। तो लाइफ का भी एक मॉलिक्यूलर डेफिनेशन है, मुझे लगता है मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया होगा, मॉलिक्यूलर के हिसाब से लाइफ का डेफिनेशन देते हैं। तो वो जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो सारा का सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन किस रेट से चलेगा, किस चीज के रिस्पॉन्स में चलेगा, और क्यों चलेगा, ये सारी की सारी चीज जिस चीज से डिटरमाइन होती है वो चीज है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वैसे सभी कोशिकाओं में होती है क्योंकि डीएनए है, लेकिन वो जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की अभी हम बात कर रहे हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है आरएनए का। और एक कोशिका में कौन कौन से आरएनए एक सिचुएशन में रहेंगे, वो डिसाइड होता है उस कोशिका के बाहर के वातावरण से। जैसे
अगर एक कोशिका है उसको पहले हम लोग रख दें 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बिल्कुल नॉर्मल सा फंक्शन होगा, फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाए 50 डिग्री के आसपास तो थोड़ा और। तो ये सब डिसाइड कैसे हो रहा है, मतलब 37 डिग्री में कुछ, तो अगर 37 डिग्री में हम लोग उसमें देखें कि कौन कौन से आरएनए उसमें प्रेजेंट है, और फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड में देखें उसमें कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक समय जो होगा उस पे जितने भी डीएनए थे या जितने भी जीन उस कोशिका के अंदर थे वो सभी जो है वो आरएनए नहीं बनाते। कुछ खास तरीके के जीन्स होते हैं या कुछ खास तरीके के सीक्वेंस होते हैं, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अडॉप्ट करने के लिए आरएनए बनाते हैं, और बाद में जो आरएनए बनेगा उसी से प्रोटीन बनेगा। इसीलिए किसी भी कोशिका का अगर प्रोटियोम देखेंगे, प्रोटियोम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में या समय में किसी कोशिका में जितने भी प्रोटीन होंगे या ट्रांसक्रिप्टोम, जितने भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद बने हुए आरएनए होंगे, तो प्रोटियोम और ट्रांसक्रिप्टोम हमेशा जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ये मान के ना चले कि हम जैसे डीएनए फिक्स है वैसे ही आरएनए फिक्स है। आरएनए की जो संख्या होगी, नंबर जिस नंबर में बनेगा, जो टाइप्स होगा, या ये सारी की सारी जो है वो समय के साथ में बदलेगी डिपेंडिंग ऑन कि उस सेल को उस वक्त किस सिचुएशन से लड़ना है और क्या करना है या क्या उसको फंक्शन करना है। तो ये बात भी हम लोग समझ के चल रहे हैं। तो ये हम लोग को क्लियर है कि आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो इसी के समय है। अब ये जो तुमको अभी जो फिगर दिख रहा है इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, जैसे रेप्लिकेशन से डीएनए बन गया तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस। फिर जो डीएनए होता है उसमें से एक एक स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड होता है, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है ये डिपेंडिंग ऑन जीन होता है। ऐसा नहीं कि एक एक जो पूरा का पूरा स्ट्रैंड होगा उसको हमेशा जो है उसको सेंस कहेंगे या दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको एंटी सेंस कहेंगे, ये जीन के हिसाब से होता है। कोई जीन जो है वो ऊपर वाले स्ट्रैंड में हो सकता है, कोई जीन जो है वो नीचे वाले स्ट्रैंड में हो सकता है। तो जीन के रिस्पेक्ट में होता है कि किसको एंटी सेंस बोलना है और किसको सेंस बोलना है। तो जिस स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनता है उसको सेंस बोलते हैं, और उसका जो अपोजिट होता है उसको एंटी सेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये अभी जो कोरोना वायरस का तुम लोग पॉजिटिव सेंस, जो पॉजिटिव आरएनए बोल रहे हो इसका मतलब वो सेंस वाला है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से बन गया हमारा आरएनए, और अगर इसका अपोजिट हो आरएनए से डीएनए बने तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए का होता है ट्रांसलेशन और बन जाता है प्रोटीन। इस पूरी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो लाइफ में पहले ही बोला, जब कभी भी लाइफ कंसीडर करेंगे तो एक कोशिका के हिसाब से लेना है, अपने आप को नहीं कंसीडर करना है। तो एक कोशिका का जो भी लाइफ चल रहा है उसके लाइफ में जो भी मेजर इवेंट हो रहे हैं वो सारी की सारी चीजें इस सेंट्रल डोग्मा के इर्द गिर्द जो है, इसी के अराउंड जो है वो सारा का सारा चल रहा है। अब अगर हम आरएनए का मेजर टाइप्स देखें जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है और सबसे ज्यादा जिसकी वजह से हम लोग एडॉप्ट कर पाता है या कोई कोशिका किसी चीज को एडॉप्ट कर पाता है या किसी सिचुएशन में रह पाता है, तो वो वाला टाइप है मैसेंजर आरएनए, या इसको शॉर्ट में एमआरएनए भी बोलते हैं। और यही वो एमआरएनए है, सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए ऐसा आरएनए है जो ट्रांसलेशन, जो हम लोग सेंट्रल डोग्मा में देख रहे थे कि ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए में उपस्थित सीक्वेंस के आधार पे बनता है। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है, क्योंकि प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में 3 प्रकार के आरएनए हिस्सा लेते हैं। लेकिन प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा या डीएनए का जो मैसेज था कि प्रोटीन का ये सीक्वेंस होना चाहिए, उस मैसेज का मीडिएटर जो है वो मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए ही मीडिएट कर रहा है वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास है उससे प्रोटीन को बनाने में। तो मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है उसके आधार पे जो है वो प्रोटीन का क्या सीक्वेंस होगा उसका निर्धारण करने वाला आरएनए है मैसेंजर आरएनए। किसी कोशिका में
ये लगभग 5 से 6% ही होते हैं। बहुत ज्यादा जो टोटल आरएनए है उसमें परसेंट के हिसाब से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5% होते हैं। और ये बहुत ज्यादा हेट्रोजीनस होंगे। हेट्रोजीनस क्यों होंगे? क्योंकि देखो दूसरे टाइप जो हम पढ़ेंगे जैसे आरआरएनए पढ़ेंगे या टीआरएनए पढ़ेंगे तो उनका फंक्शन फिक्स है, वो क्या काम करेंगे वो भी फिक्स है। तो इसलिए और वो किस किस से जुड़ेंगे ये भी फिक्स है, मतलब उनका इंटरेक्शन किस किस से होगा वो भी फिक्स है। तो इसलिए उसमें हेट्रोजेनिसिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, और जो लेंथ होगा साइज होगा उसमें कहीं पे उसमें थोड़ा बहुत ही होता है, अदरवाइज उसमें जो है वो नहीं है। लेकिन एमआरएनए के साथ में बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है? प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि अलग अलग लंबाई के होते हैं अमीनो एसिड से प्रोटीन। तो जितनी लंबाई की होगी उसके हिसाब से जो है अमीनो, उसके हिसाब से एमआरएनए की लेंथ होगी। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, जीन की जो लंबाई होगी उसके हिसाब से एमआरएनए की लंबाई होगी। जीन का सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से जो है वो इसका भी सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस, साइज, इन सब चीजों में ये बहुत ज्यादा हेट्रोजीनस है, समान नहीं है जैसे दूसरे उसमें लगते हैं। और हम लोग को ये जेनेटिक कोड जो है वो अभी जब हम लोग प्रोटीन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक तरीके से कहें 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो किसी तरीके से ये निर्धारित करता है कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड अगर है तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड में ये वाला एम के कारण कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को निर्धारण करने वाला जो है, आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, तो उस चीज को निर्धारण करने के लिए कोडॉन्स होते हैं, उसी से जो है अमीनो एसिड्स का निर्धारण होता है। ठीक है, तो वो भी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के सिंपल न्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग कोडॉन्स बोल रहे हैं, 3 को मिला के। एमआरएनए का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोडॉन्स को पढ़ने जाएंगे एमआरएनए में कि कोडॉन का सीक्वेंस क्या है, तो कोई अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई इधर से पढ़ ले कोई उधर से पढ़ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा 5 प्राइम या जिधर पे फॉस्फेट ग्रुप होगा या फॉस्फोरिक एसिड में 3 या राइबोस शुगर में 3 फॉस्फेट ग्रुप जिधर जुड़े होंगे वही हमेशा क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा। क्योंकि दूसरे वाले साइड में, और दूसरे वाले साइड में क्या होगा, राइबोस शुगर का OH फ्री होगा क्योंकि किसी फॉस्फेट से नहीं जुड़ा है। तो जिधर फॉस्फेरिक एसिड दिखता है उसको हम लोग कह देते हैं 5 प्राइम एंड, और जिधर OH होता है उसको हम लोग कहते हैं 3 प्राइम एंड। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लो कि 5 प्राइम और 3 प्राइम हमारा जो है वो सहूलियत के लिए लिखा गया नंबर है। एक्चुअल में जो कोशिका में होगा, जिधर पे 3 फॉस्फेट होगा वो होगा 5 प्राइम, और जिधर पे जो है हाइड्रोक्सिल होगा वो होगा 3 प्राइम। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम का ये मतलब हुआ। तो फॉस्फेट से जो है, जिधर फॉस्फेट है उधर से पढ़ना चालू करेंगे, यानी उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम लेंगे। ऐसे नहीं कि OH साइड से पढ़ते हुए और कहें कि इसका सीक्वेंस तो उल्टा है। ये बात अपनी हो गई कि कुछ शॉर्ट होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ये तो पहले ही क्लास में हम लोगों को क्लियर है, शॉर्ट है, सिंगल स्ट्रैंड है, और 4 जो न्यूक्लियोटाइड है वो है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल, जो कि शुगर, फॉस्फेट, इन सब चीजों से बने होते हैं। एक्चुअली इसमें एक प्री एमआरएनए का कंसेप्ट भी है। प्री एमआरएनए का कंसेप्ट प्रोकैरियोट्स में तो नजर नहीं आता है, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा नजर आता है। मैं आगे अभी बताता हूँ कैसे। और एक जो राइबोसोम होता है वही जो है वो एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए के ऊपर चल चल के कोडॉन को जो है डिकोड करते रहता है। टीआरएनए भी इसमें बहुत सहायता करता है, और उसी के हिसाब से जो है वो आगे जो है प्रोटीन्स बनते हैं। ये जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखें। इस चीज को मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, प्री एमआरएनए या जिसको हम लोग कह रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ। तो बैक्टीरिया के साथ में तो रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है। एक चीज होती है सी वैल्यू पैराडॉक्स। किसी को आइडिया है क्या होता है सी वैल्यू पैराडॉक्स? क्या है जी सी वैल्यू? कभी तो पढ़े होगे 12वीं 11वीं में।
देखो सी वैल्यू पैराडॉक्स, इसका जो मीनिंग हुआ वो ये हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उतने ही संख्या में जीन होने चाहिए, है कि नहीं। सामान्य सी समझ है कि जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उसमें नंबर ऑफ जीन उतना ही ज्यादा होना चाहिए, या फिर जिसका साइज बड़ा उसका। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसी को पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज है वो थोड़ा सा पैराडॉक्स है, तो इसीलिए इसको पैराडॉक्स। और सी वैल्यू का मतलब है कि उसका रेशियो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और जितने उसमें जीन है उसका रेशियो। तो पता चलता है बैक्टीरिया के साथ में वो रेशियो बहुत सही है, क्योंकि इनमें क्या है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोकैरियोट्स टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हर प्रोटीन के लिए एक जीन है, जितनी उनकी आवश्यकता है उसमें से सबके लिए जो है उनके पास जीन है। लेकिन जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते जाएंगे तो क्या होता है, उनकी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमने देखा भी था डीएनए को पैक करने के लिए न्यूक्लियस में बहुत कम छोट जगह है, तो उसके लिए भी एक दूसरी स्ट्रेटेजी अपना ली कि एमआरएनए के छोटे छोटे, या एमआरएनए बनाने वाले जो सीक्वेंस है वो छोटे छोटे खंडों में होंगे, और उनके बीच बीच में कुछ दूसरे तरीके के सीक्वेंस आ जाएं जिन जो प्रोटीन सीक्वेंस का निर्धारण नहीं करते। कुछ सीक्वेंस प्रोटीन सीक्वेंस का निर्धारण करेंगे और कुछ नहीं करते। जैसे हमारे जो प्री एमआरएनए है इसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो जो रेड वाला है उसको लिखा हुआ है एक्सॉन, ये सारे के सारे रेड वाले को मैं मान लेता हूँ एक्सॉन, और बीच में जो ग्रे जैसा दिख रहा है उसको लिखा हुआ है इंट्रॉन। यहाँ पे यूटीआर लिखा है, 5 प्राइम में यूटीआर और 3 प्राइम में यूटीआर, उसके कुछ अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, तो उस चीज पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सॉन और इंट्रॉन होते क्या है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हायर ऑर्गेनिजम्स के साथ में प्रॉब्लम यह है कि उनकी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है या जितना उनको फंक्शन करना है उसके हिसाब से जितनी प्रोटीन बननी है, तो हर प्रोटीन के लिए एक जीन वो असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीच बीच में इंट्रॉन टाइप के कुछ सीक्वेंस होंगे, और बाद में इस प्री एमआरएनए जब न्यूक्लियस से निकल जाता है तो इसका प्रोसेसिंग होता है। तो लेट्स सपोज कि पहली प्रोसेसिंग हुई और उसमें इंट्रॉन तो जो है वो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन ये रेड वाला जो है वो जो कॉम्बिनेशन बना है, मान लो कि पहला रेड वाला और तीसरा रेड वाला, दूसरे रेड वाले को इन लोगों ने कंप्लीटली हटा दिया दो इंट्रॉन को हटाने के चक्कर में, किसी और टाइम पे तीसरे रेड वाले को हटा दिया, तो उस हिसाब से जो फंक्शनल एमआरएनए होगा जिससे जो है वो ट्रांसलेशन होगा, वो भी जो है वो एक सिंगल प्री एमआरएनए से कई तरीके के फंक्शनल एमआरएनए पॉसिबल है। तो एक ही जो एमआरएनए या एक ही ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स इससे बन जाती है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को चलाना है। तो इसीलिए इसमें प्री एमआरएनए और उससे फिर एक मैच्योर एमआरएनए बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यही था प्री एमआरएनए, और ये तो समझ में आ गया कि प्री एमआरएनए क्या है। उसी तरीके से जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर एमआरएनए या एचएनआरएनए क्या होता है, तो देखो हमने अभी तक जो आरएनए के टाइप्स पढ़ रहे हैं, जैसे एमआरएनए, तो जब तक न्यूक्लियस में रहेगा तो वो अपने नेटिव फॉर्म में रहेगा। तो जब तक न्यूक्लियस में, चाहे किसी भी प्रकार के आरएनए हो, जब तक न्यूक्लियस में है वो सिंगल स्ट्रैंड जैसा है वैसा ही रहते हैं उनके जो जैसे टीआरएनए में फोल्डिंग देखेंगे या आरआरएनए में देखेंगे, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो वो अपने स्ट्रक्चर लेते हैं। जब तक वो न्यूक्लियस में अपने नेटिव फॉर्म में रहते हैं तब तक उनको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है। आई थिंक ये चीज हम लोगों ने कर ली। और जो इंट्रॉन और इंट्रॉन को जो हटाने वाली जो मशीनरी है उस मशीनरी का नाम होता है स्प्लीसियोसोम, क्योंकि वो बीच बीच से कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हटा के निकाल रहे हैं। अभी तो हम कलर देख लिए, लेकिन सेल के अंदर तो देखो सबके सब न्यूक्लियोटाइड है, किसको कहाँ से हटाएगा वो तो ये मशीनरी उसके सीक्वेंस के हिसाब से हटाती है। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इस एमआरएनए का क्या मतलब है। तो अब मैंने एक चीज बताई कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक जीन के लिए आ, मतलब एक जीन से कई डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बन सकते हैं, पर वहां पे एमआरएनए बनेगा हमेशा कैसा, एक एमआरएनए बनेगा, और फिर उस एमआरएनए के प्रोसेसिंग से जो है अलग अलग टाइप के मैच्योर आरएनए बनेंगे, और उस मैच्योर वाले से जो है वो फिर प्रोटीन बनता है। यानी ये जो
mRNA है, जो प्री mRNA जो बन रहा है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हम देखेंगे कि उससे पहले कुछ स्टार्ट साइट होता है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होता है, और उन पूरे सीक्वेंस को जहाँ पे ये सारे रेगुलेटरी प्रोटीन जाके बनते हैं जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको रेगुलेटरी एलिमेंट्स ऑफ डीएनए कहते हैं। तो क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो एक प्री एमआरएनए कह लेता हूं, अभी मैं एमआरएनए नहीं कहता, प्री एमआरएनए जो एक बनता है उसके लिए एक रेगुलेटरी यूनिट होता है, ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ प्री एमआरएनए बनेंगे उस हर प्री एमआरएनए के साइड में या 5 प्राइम साइड में एक रेगुलेटरी एलिमेंट होगा। अब उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अभी बोल देता हूँ अपस्ट्रीम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम देखेंगे। तो वो हर प्री एमआरएनए के लिए रेगुलेटरी सीक्वेंस होगा, सबके लिए अपना इंडिविजुअल रेगुलेटरी सीक्वेंस होगा। और जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि जितने भी आरएनए बन रहे हैं, या प्री डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन के समय की बात हो रही है, बाद में फिर स्प्लिसियोसेम से कई डिफरेंट आरएनए हो रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। जीनोम से जितने भी आरएनए बन रहे हैं, हर किसी का रेगुलेशन डिफरेंट रेगुलेटरी सीक्वेंस से होगा। तो इस तरीके के आरएनए को या ये एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक है। इसका सर एक अपोजिट है बार लेकोपेरॉन को हम लोगों ने पढ़ा है। लेकोपेरॉन में एक ही रेगुलेटरी एलिमेंट है, उसका जो ऑपरेटर प्रमोटर ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं किसी कक्षा में। तो उसका एक ही रेगुलेटरी एलिमेंट है, और उस एक रेगुलेटरी एलिमेंट के रेगुलेशन में 3 डिफरेंट एमआरएनए बनते हैं, हम लोगों को पता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में एक रेगुलेटरी एलिमेंट के कंट्रोल में मोर देन 1 एमआरएनए बनते हैं, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन भी। तो यहाँ भी प्रोटीन तो ज्यादा बनता है, लेकिन अगर प्रोटीन के हिसाब से कोई डेफिनेशन देने जाएगा जो आमतौर पे किताबों पे लिखा है तो कंफ्यूज करोगे, क्योंकि प्री एमआरएनए से फिर डिफरेंट टाइप्स के या कॉम्बिनेशन के अगर आरएनए बने और उनसे फिर डिफरेंट प्रोटीन बने तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, और इसको जो है अगर प्रोटीन के हिसाब से डिफाइन करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को तुमको नहीं दिखाया है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि आमतौर पे किताबों में जो लिखा है वो ये लिखा है, अ मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल्स contains the exon sequence coding for a single protein and most eukaryotic mRNA are monosistronic। ठीक है, डेफिनेशन कोई पूछे तो यही याद रखना है, लेकिन समझने के लिए हमेशा ध्यान यही रखना है कि एक रेगुलेटरी एलिमेंट से एक एमआरएनए बने तो दैट वुड बी कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। नहीं तो यहाँ पे जैसे लिख तो दिया है कि एक आरएनए से एक सिंगल प्रोटीन बनेगा, लेकिन यही जो हम इससे बोल रहे हैं इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन से डिफरेंट प्रोटीन बन सकते हैं। कभी पहले वाले एक्सॉन को दूसरे से मिला दो, या पहले एक्सॉन को तीसरे से मिला दो, और उससे इस तरीके से पॉसिबल है। तो बाइसिस्ट्रॉनिक क्या हुआ, जहाँ पे 2 एमआरएनए बन जाए और उससे 2 प्रोटीन बने। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जैसे बैक्टीरिया या लेकोपेरॉन में हम लोगों ने देखा है, उसका ट्रिप्टोफैन में 5 प्रोटीन बनते हैं, पहले 5 एमआरएनए बनता है सिंगल रेगुलेशन से, और फिर 5 प्रोटीन बनता है, तो उसको बोल दिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये हो गया मोनोसिस्ट्रॉनिक, बिसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। दूसरा मेजर टाइप ऑफ आरएनए है वो है आरआरएनए, और ये सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। हम लोग अगर सेल का स्ट्रक्चर किसी को पता हो, या सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल मिलते हैं ये किसी को आइडिया हो, तो ध्यान होगा कि एक चीज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की अधिकांश जगह में फैली रहती है, और वो न्यूक्लियस के साथ में जो है अटैच एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो कोशिका या साइटोसोल के अधिकांश जगह में फैली रहती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आउटर जो लेयर है या आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसमें लगे हुए होते हैं अपने ये राइबोसोम्स। तो इसीलिए उसके 2 टाइप्स हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो मेम्ब्रेन में लगे रहते हैं राइबोसोम, और इसीलिए उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें दाना दाना दिखता है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूरा का पूरा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए हमारे सेल में होता है वो है आरआरएनए।
लगभग 80% तक होता है। और जितना ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं वो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस यही मीडिएट करता है। और हम जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक राइबोसोम जो है वो चिपक मतलब एमआरएनए से लग के ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है, आगे जाता है, बट वास्तव ऐसा नहीं होता। राइबोसोम जो होता है वो एक के पीछे एक मतलब लगे होते हैं। जैसे 100 राइबोसोम्स एक ही एक ही एमआरएनए से लगे हों और 100 के 100 जो है डिफरेंट जो है प्रोटीन। वही तो तुमको याद भी होगा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का जो अ, खैर अभी आएगा तो मैं बता दूंगा। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन का जो टर्मिनेशन है उसका कारण भी यही है कि एक टाइम पे एक ही प्रोटीन बन रहा हो एक एमआरएनए से, वो नहीं है, बल्कि कई राइबोसोम साइमल्टेनियसली कई सारे जो है बनाते रहते हैं प्रोटीन। तो ये है जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, लेकिन आरआरएनए जो राइबोसोम में पाया जाता है वो दो प्रकार का है। प्रोकैरियोट्स में 50s और 30s, और यूकैरियोट्स में अगर देखोगे तो 60s और 40s। तो इस तरीके से। और ये एस वाला नाम कहाँ से पड़ा है, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें अगर सेल को बहुत तेज स्पीड में या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो जिस स्पीड में इसका जो है सेपरेशन हो जाता है उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा है। एस इज फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। खैर इतना याद रखने की जरूरत नहीं, 50s और 30s, लेकिन ये बात जो है वो ध्यान रखो क्योंकि जो प्रोकैरियोट में 70s प्रकार का जो है वो आरआरएनए है और उससे मिलके बन रहा है 50s 30s। तो कोई सीधे जोड़ के ये ना बोल दे तो कि उसमें 80s है, इसलिए मैं ये चीज बता दिया। ठीक, अदरवाइज इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। ये सिंपल सा जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरआरएनए है जो किसी भी तरीके से जो है फोल्ड मतलब रेंडमली जो है फोल्ड होकर के राइबोसोम में कुछ और प्रोटीन्स है उसके साथ में जाके मिल जाता है और एक संरचना बना लेता है। अदरवाइज इसकी संरचना में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये चीजें जो है वो खुद देख लेना। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए, क्योंकि इसकी संरचना को समझना है। जो हम लोग अभी देख रहे हैं टीआरएनए, और ये अकेला ऐसा आरएनए है टीआरएनए जिसके संरचना का जो बेसिक्स है वो कभी नहीं बदलता। एक ऑर्गेनिज्म में कभी नहीं बदलता, सिर्फ एक या दो जगहों पे कुछ बदलाव होते हैं। जैसे एंटीकोडॉन लूप में कुछ बदल जाएगा, जो जो लूप्स दिख रहे हैं उन लूप्स में कुछ चीजें बदल जाएंगी, अदरवाइज सारी की सारी चीजें जो है वो समान रहती है। जैसे इसका जो ऊपर वाला आर्म है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म या एक्सेप्टर स्टेम, सॉरी एक्सेप्टर स्टेम। इसके 3 प्राइम में हमेशा एक एक अमीनो एसिड जुड़ा रहता है। और कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा इसका डिटर्मिनेशन होता है इसके एंटीकोडॉन लूप में कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड हैं उसके हिसाब से। इसीलिए और जो एमआरएनए का जो 3 है उससे ये एंटीकोडॉन लूप में एमआरएनए के 3 जो न्यूक्लियोटाइड जिसको हम लोग कोड बोल रहे हैं, एंटीकोडॉन लूप में जो 3 न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ में इंटरेक्शन होता है। इसीलिए ये अमीनो एसिड, क्योंकि टीआरएनए हमेशा इस वाले सीक्वेंस के आधार पे अमीनो एसिड रखता है, इसीलिए प्रोटीन का सीक्वेंस जो है एमआरएनए के सीक्वेंस से निर्धारण हो सकता है। डी लूप क्या काम आता है ये जब ट्रांसलेशन आएगा तो समझ में आएगा। डी लूप एक्चुअली में आइडेंटिफाई, क्योंकि ये जो टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए, अगर अमीनो एसिड जुड़ जाता है किसी टीआरएनए के साथ तो उसको बोलते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए। और इसको जोड़ने का काम करता है एक एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो वो डी लूप को आइडेंटिफाई करता है और एंटीकोडॉन को आइडेंटिफाई करता है। ये दो जगहों को आइडेंटिफाई करने के आधार पे वो वाला जो एंजाइम है इसके 3 प्राइम एक्सेप्टर साइड में कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा वो डिसाइड करता है और वो वाला अमीनो एसिड जोड़ देता है। तो 3 प्राइम में हमेशा अमीनो एसिड रहेगा और इधर और एक छोटा सा वेरिएबल रूप रहता है डिपेंडिंग ऑन की क्या फंक्शन उसको करना है, किस वाले अमीनो एसिड के साथ में काम करना है। तो टीआरएनए का ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर कोई पूछे कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये 2D का स्ट्रक्चर है, उसका 3D का जो स्ट्रक्चर या जिसको हम लोग क्लोवर लीफ कहते हैं वो वाला मॉडल यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे स्ट्रक्चर कैसा है तो उसको हम लोग को देखना है क्लोवर लीफ मॉडल होता है और उसको पढ़ना नहीं है, उसको मतलब समझने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यही 2D वाला जो है हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, एक्सेप्टर आर्म, टी लूप, डी लूप और एंटीकोडॉन लूप। और यही चीज हम लोगों को ट्रांसलेशन में
काम आएगा। तो ये था टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे एमआईआरएनए, एसएनआरएनए। ये सब के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिपेंडिंग ऑन की लंबाई 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड, 15-20 ऐसा कुछ कुछ होता है, और उसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ऑफिस के बाजू। हाँ जी।